इस खास बुलेटिन में दो अहम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। पहला मुद्दा आपकी सेहत से जुड़ा है, जबकि दूसरा मुद्दा इसका सरोकार सीधे आपकी आस्था से है। सबसे पहले यूपी के उस रिकॉर्ड की जिसे जानकर आपको अच्छा लगेगा। यूपी ने वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के मामले में रिकॉर्ड बनाते हुए देश भर में अव्वल रहा है। साथ ही 22 फरवरी को आम लोगों को वैक्सीनेशन से जुड़ी बड़ी और अच्छी खबर मिल सकती है। यह खबर कौन सी होगी, ये भी आगे हम आपको बताएंगे। दूसरी खबर, हरिद्वार कुंभ की तैयारियों से नाखुश संतों का आखिर सरकार की कौन कौन सी शर्तों से ऐतराज है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ, और अच्छी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश अव्वल रहा है, चाहे वो टेस्ट के मामले में हो या फिर वैक्सीनेशन के मामले में हो। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। महामारी के खिलाफ जारी जंग के बीच यूपी के लोगों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी में कोरोना की फ्री वैक्सीन का ऐलान हो सकता है। इसके लिए सरकार 22 तारीख के पेश होने वाले बजट में वैक्सीन फंड पर विचार कर रही है। उधर कोरोना वैक्सीनेशन और टेस्टिंग में यूपी अव्वल रहा है। बीते गुरुवार को करीब 1,02,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किए जाने के साथ ही ये आंकड़ा 3 करोड़ के पार पहुंच गया। वहीं वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो कोरोना वैक्सीनेशन मामले में 10 लाख टीकाकरण करने वाले यूपी देश का पहला राज्य बन गया है। देश में उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने 10 लाख टीकाकरण कर लिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैला था और जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी समीक्षा शुरू की थी। कोरोना के रिकॉर्ड वैक्सीनेशन और टेस्टिंग पर स्वास्थ्य विभाग ने खुशी जाहिर की, साथ ही लोगों से जरा सी भी लापरवाही न बरतने की अपील की है। उत्तर प्रदेश 3 करोड़ से अधिक टेस्ट करने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में अब तक कुल मिलाकर 3,37,025 टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं रिकॉर्ड बनने पर सीएम योगी ने प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ आला अधिकारियों को भी बधाई दी है। सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा, समस्त प्रदेश वासियों से ये साझा करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश 10 लाख लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। इसका श्रेय सभी स्वास्थ्य कर्मियों एवं आप सभी को जाता है। सभी प्रदेश वासियों को बधाई। कोरोना की वैक्सीनेशन लगातार है, लेकिन अभी भी महामारी का खतरा टला नहीं है। ऐसे में जरूरत बेहद सावधानी बरतने की है। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी निखिल शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं लखनऊ से, और साथ ही दीपक श्रीवास्तव गोरखपुर से जुड़ रहे हैं। निखिल, आंकड़े तो कम से कम ये बताते हैं कि सरकार ने बेहतर काम किया है, चाहे वो वैक्सीनेशन हो चाहे वो टेस्ट हो, यूपी अव्वल रहा है। बिल्कुल अंजीत, आंकड़े और परिस्थितियां दोनों ये बताती हैं। जब उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का मामला मार्च में आया था पिछले साल, तब इस बात का अंदाजा भी नहीं था कोई इतना भयावह रूप लेगा। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैला, लेकिन सरकार ने इतना बेहतर तरीके से मैनेजमेंट किया कि धीरे धीरे वो संक्रमण अब खत्म हो चुका है। तो सबसे ज़्यादा अगर केसेस की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिन शहरों में आए उनको लेकर एक बेहतर काम किया सरकार ने, और जिसके बाद WHO से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की तारीफ की। और उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो कोरोना संक्रमण की जांच की, उसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे तेज़ी से काम किया और उत्तर प्रदेश का राज्य ने तमाम आयाम हासिल किया। और अब अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन को भी लेकर उत्तर प्रदेश की तैयारियां काफ़ी अच्छी रही। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने 10 लाख से ज़्यादा टीकाकरण कर लिया है। चूँकि पहले फेज में टीकाकरण जो है वो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारियों का किया जाना था। दूसरे फेज में जो वॉलंटियर्स थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, उनको वैक्सीनेट किया जाना था, जिसमें सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, पुलिसकर्मी मौजूद थे। उसके बाद अब 50 साल से
अधिक लोग जिनकी उम्र हो चुकी है जो वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं उनका वैक्सीनेशन हो रहा है। तो एक बड़ी उपलब्धि सरकार के नाम कम से कम इस कोरोना संक्रमण काल के दौरान ये देखने को मिली, चाहे वो कोविड मैनेजमेंट हो, चाहे इसके साथ ही जांचों की बात हो और अब टीकाकरण की बात हो। तो यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को लेकर काफ़ी खुश भी है कि उसकी चारों तरफ प्रशंसा भी हो रही है। सरकार ने जो काम किया था वो उसकी तस्वीरें अब दिखाई पड़ रही हैं। अगर संक्रमण केसेज की भी आप बात करें तो उत्तर प्रदेश में बेहद कम केसेज है। बहुत सारे ऐसे जनपद हैं जहां पर कोरोना के संक्रमण लगभग खत्म हो चुके हैं। तो जब से ये जानकारी सरकार को मिली है वो भी खुश है और आम लोगों के लिए भी ये काफ़ी राहत की खबर है कि सरकार कितने स्ट्रेटजी के तहत काम कर रही है कि चाहे वो कोविड मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो जांच की बात हो और अब चाहे टीकाकरण की बात हो, हर जगह उसकी तारीफ हो रहा है। और देश में प्रथम स्थान पाना ये उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है और सरकार की इस पर सराहना होनी चाहिए। अंजित, चलिए बने रहिए, लौट रहे हैं निखिल आपके पास। दीपक श्रीवास्तव लगातार बने। दीपक, किस तरीके का मैनेजमेंट था, क्योंकि स्थिति बहुत भयावह हो जाती अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है जितना दावा किया जाता है। इसके बावजूद भी संभला मामला, मैनेजमेंट कैसा था? देखिए अंजित, सीधे तौर पे इसके लिए योगी आदित्यनाथ को ही श्रेय दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री होते हुए भी हर जिले के एक एक अधिकारी से सीएमओ तक से वो हर रोज की फीडिंग लेते थे, कितने मरीज आए, कितनों को लेकर के इलाज की व्यवस्था हुई या क्या क्या चीज़ें हुई। तो निश्चित रूप से जो डाटा कम हुआ है, गोरखपुर में एक ऐसा भी समय था कि हर रोज 800 से 900 मरीज आया करते हैं, लेकिन आज के डेट में 1 से 2 मरीज आ रहे हैं और कभी कभी तो ऐसा भी हो रहा है कि 2 से 3 दिनों में मरीज ही नहीं होते हैं। जो 500 बेड का गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोविड वार्ड बनाया गया था उसको बंद कर दिया गया क्योंकि मरीज ही नहीं है। तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड वार्ड बनाए गए तो वो सारे बंद कर दिए गए क्योंकि अब 1 से 2 मरीज आ रहे हैं और वो भी अधिकतर वो लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं या फिर जो आज जो कोविड के गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अधिकारियों ने तो काम अच्छा किया, लेकिन सुपरविजन जब तक मुख्यमंत्री का अच्छा नहीं रहा हो तब तक कुछ हो नहीं सकता था। और योगी आदित्यनाथ लगातार जितनी बार भी गोरखपुर के दौरे पे आए, आसपास के जिलों के दौरे पे गए, तो पहली प्राथमिकता उनकी यही थी अंजीत कि जो जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको कैसे बेहतर करके और कोविड के जो इलाज है उसको अच्छी तरीके से करवाया जाए। कोविड का टीका नहीं था, उसके बावजूद अगर गोरखपुर या आसपास के जिले में, क्योंकि पूर्वांचल का एक बड़ा हॉस्पिटल है गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज, आसपास के 8-10 जिलों से जो मरीज शुरुआती दौर में आए वो यहीं पे एडमिट किए जाते रहे, तो निश्चित रूप से कहीं भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। और डेथ रेट जो था वो भी काफ़ी कम रहा, मात्र 1 से 1.5% जो डेथ रेट रहा वो। तो इसके पीछे अगर कहें तो मैनेजमेंट अधिकारियों का काफ़ी बेहतर रहा, लेकिन सुपरविजन योगी आदित्यनाथ का रहा और इसी की बदौलत यूपी ने जो ये श्रेय हासिल किया पूरे देश में बेहतरीन एक स्वास्थ्य सेवाओं को दे करके कोविड के जो केसेस है कम करने का, वो इसका जो पूरा अगर कहे तो क्रेडिट है मुख्यमंत्री योगी को ही जाता है। अधिकारियों ने उनके निर्देशन में काफी अच्छा काम किया। ठीक है दीपक, लौट रहे आपके पास। निखिल, हमारे सहयोगी लगातार बने लखनऊ से जो लोग कोरोना के वक्त में लगातार खबर को भी कवर कर रहे थे और बहुत मुश्किल था वो दौर जब कोरोना फैलने का खतरा बहुत ज्यादा था और ऐसे लगता था कि पता नहीं क्या होगा। उस दौर में भी हमारे सहयोगियों ने रिपोर्टिंग की। एक महत्वपूर्ण बात निखिल बताइए, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है, लिहाजा सिम्टम्स भी लोगों के अंदर ज्यादा है, इसलिए जांच भी ज्यादा हुई, संख्या ज्यादा है इसलिए वैक्सीनेशन भी ज्यादा हुआ। लेकिन जब संख्या ज्यादा होती है तो ये फैलने का उतना ही ज्यादा खतरा होता है। इसको कैसे रोकने की रणनीति बनी? बिल्कुल, जब कोरोना संक्रमण तेजी से उत्तर प्रदेश में फैल रहा था तो उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर बेहद गंभीर थे और यही वजह कोरोना अधिकारियों को दिए कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। यानी कोई एक व्यक्ति संक्रमित मिलता है तो उसके पीछे उससे जुड़े हुए ऐसे तमाम लोग जो उससे पिछले कुछ दिनों में मिले हों, उसके आसपास रहे हों, उसके साथ उन्होंने खाना खाया हो, उसके साथ वो कहीं समय बिताया हो, तो उनकी ट्रेसिंग सबसे ज़रूरत है। अगर हम बात करें तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में लगभग 30 से 40 लोगों का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा था। इसमें यह भी देखा जा रहा था कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन पेशेंट कह रहा था मुलाकात हुई, तो उनके तमाम ऐसे करीबियों को जो जांच कराने से बच रहे थे उनकी भी जांच कराई गई। तो सरकार ने एक तरफ जहां अपना दिल बड़ा किया, तमाम लोगों संक्रमित व्यक्तियों की जाँच कराई, वहीं ऐसे लोग जो जाँच नहीं कराना चाहते तो उन पर दबाव भी इस बात का बनाया कि जाँच होनी चाहिए, अगर जाँच होगी तभी संक्रमण की रफ्तार रोकी जा सकती है। पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो 75 जनपदों में
जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग थी उसकी वजह से जो कोरोना संक्रमण की रफ्तार थी सबसे पहले उसमें कमी लाई गई। और इसकी जो जांच है वो किसी तरह से प्रभावित ना हो, इसके लिए आपको ध्यान हो तो RT-PCR के साथ ट्रूनेट मशीन का सहारा लिया गया, किट का सहारा लिया गया कि जांच का जो दायरा है वो बहुत तेजी से बढ़ाया जा सके। और एक बहुत बड़े दायरे में जांच किया सरकार ने। जो कोरोना संक्रमित मरीज थे उनको अलग किया लोगों से और उनके लिए तमाम अस्पतालों का प्रबंध किया, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, हर जगह इंतजाम किए गए। शायद यही इस तरह का आयाम हासिल करने की वजह है। जी निखिल, मैंने सुना बजट में भी कुछ प्रावधान हो सकता है वैक्सीनेशन को लेकर के। बिल्कुल, अभी इस तरह की खबरें आ रही कि बजट में उत्तर प्रदेश के तमाम आम नागरिक के लिए कोरोना वैक्सीन का इंतजाम किया जा सकता है। उसके लिए बजट जो है वो घोषित किया जाएगा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में तमाम लोगों का टीकाकरण किया जाएगा जो सामान्य व्यक्ति हैं। अभी तक जो टीकाकरण किया गया है उसमें चाहे वो स्वास्थ्य कर्मचारी हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी, उनका किया गया। तो अब आम लोगों को टीका कैसे लगे ये चिंता है सरकार की। और निश्चित तौर पर इस बार बजट में ये जल्द ही ये जानकारी, जब 22 तारीख को बजट पेश होगा तो ये मिलेगी कि एक बड़ा बजट लोकेट किया गया है कोरोना वैक्सीन के लिए, ताकि उत्तर प्रदेश के तमाम उस नागरिक को कोरोना संक्रमण के जो समस्याएं हैं, जो कोरोना संक्रमण का डर है उससे दूर किया जाए। चूंकि उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो इस तरह की बीमारियों को सबसे पहले कम करना होगा। जितनी तेजी से कोरोना संक्रमण की रफ्तार आपने देखी है घटी है, उतनी तेजी से उत्तर प्रदेश का विकास भी फिर आगे बढ़ा है, उसकी अर्थव्यवस्था फिर आगे बढ़ी है। और इस अर्थव्यवस्था को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो कम से कम सभी लोगों को वैक्सीनेट करना होगा। और मुख्यमंत्री इस बात को समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास सबके हाथ में है। प्रति व्यक्ति काम करेगा तो ही उत्तर प्रदेश का विकास हो पाएगा। और शायद यही वजह है कि इस तरह का निर्णय लिया जा रहा है। हालांकि अभी बजट जब 22 तारीख को पेश होगा तब इस बात की जानकारी मिलेगी कितना फंड लोकेट हो रहा है कोरोना वैक्सीन के लिए, कैसे किस किस स्ट्रेटजी के तहत वैक्सीनेशन किया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के तमाम व्यक्तियों को अगर वैक्सीनेट किया जाता है तो इसका लाभ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जरूर मिलेगा। चलिए बने रहे निखिल, हम लौट रहे आपका। दीपक श्रीवास्तव लगातार बने हुए गोरखपुर से। दीपक, एक बड़ी बात यह है कि वैक्सीन का रेट क्या होगा, इसको लेकर के भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, तरह तरह की बातें हैं। लेकिन अगर एक बड़ी राहत मिल जाती है या कुछ लोगों को वैक्सीनेशन उनका फ्री में हो जाता है, वो सरकार को तय करना है, वो बजट में देखा जाएगा क्या होना है, वो 22 को तय होगा। लेकिन क्या इसकी जरूरत है दीपक? इससे आपको लगता है कि एक बड़ी राहत लोगों को मिलेगी? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आवश्यकता है अंजित, क्योंकि हर कोई इस बीमारी से डरा हुआ। पिछले लगभग 10 महीने से लोगों के जहन में ये बीमारी इस कदर जो छप चुकी है कि अब लोग बाहर निकलने में भी एक बार सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि एक बार फिर भले ही जो वैक्सीन आने के बाद से इसकी जो रेट है वो कम हुई हो, लेकिन अभी पूरी तरह से गया नहीं है। तो लोग भी ये इंतजार कर रहे हैं कि अगर देखिए डॉक्टरों पे जब तक नहीं हुआ था वैक्सीन का ट्रायल, लोगों के मन में डर था कि वैक्सीन आएगी, क्या इसका रिजल्ट होगा, साइड इफेक्ट होगा, लेकिन सब कुछ सही रहा। आज गोरखपुर में पिछले 4 दिनों से सेकंड बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। पहले डोज के बाद 28 दिनों के बाद से जो डोज लगता है वो लगाया जा रहा है और किसी तरह की कोई भी दिक्कत किसी भी व्यक्ति को नहीं है। डॉक्टरों का साफ तौर पे कहना है अंजित कि सरकार ने बेहद महत्वपूर्ण ये निर्णय लिया कि डॉक्टरों को पहले लगाया जाए, क्योंकि डॉक्टरों को लगाने के बाद अगर उनमें थोड़े बहुत सिम्टम्स भी आते हैं, किसी तरह के साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो उनको पता है कि ये सिम्टम्स आते हैं और वो अपना इलाज कर सकते हैं। आम पब्लिक को सीधे तौर पे इसमें पहले दौर में नहीं शामिल किया गया। ये सोची समझी अच्छी रणनीति रही। और अगर सीधे तौर पे पब्लिक को लगाई जाएगी तो जो थोड़ी बहुत राजनीतिक पार्टियों ने एक माहौल क्रिएट किया था, इसके अलावा लोगों के मन में तमाम जो अफवाहें थी उसकी वजह से डर था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। लोग खूब अब इंतजार कर रहे हैं कि वैक्सीन कब आए और लगवाएं। 1000 रुपये माना जा रहा है कि इसका जो रेट है शुरुआती दौर में, शुरू में जब वैक्सीन आई थी तो एक रेट की बात हुई थी, लेकिन अभी रेट कंफर्म नहीं है कि पब्लिक को कितने में मिलेगी। ऐसे में अगर सरकार फ्री में लगवाती है जी तो बहुत ही बड़ा कदम होगा उत्तर प्रदेश सरकार का, और मेरे ख्याल से पूरे देश में ऐसा होगा कि योगी गवर्नमेंट इस तरह के काम। चलिए दीपक, अब इसका इंतजार हम लोगों को 22 तक करना पड़ेगा, क्योंकि 22 को बजट है उत्तर प्रदेश का और उसमें हो सकता है इसका प्रावधान हो। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका और निखिल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कुंभ के लिए कितने तैयार? हरिद्वार में कुंभ के आयोजन में देरी और अवधि को लेकर साधु संतों में खासा आक्रोश देखा जा सकता है। मेले की अवधि को लेकर साधु संतों ने सवाल खड़े किए हैं। उत्तराखंड सरकार ने कुंभ की अवधि 30 दिन तय कर दी है। संतों का कहना है कि आखिर किस आधार पर यह अवधि रखी गई है।
हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ने जा रहा है। महाकुंभ मेले की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। प्रदेश सरकार ने करीब ये तय कर लिया है कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा, जिससे संत समाज काफी नाराज दिखाई दे रहा है। साधु संत मेले की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कि महामारी को लेकर के शासन के पास जो रिपोर्ट्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, उसका पालन कुछ ज़्यादा ही सख्ती से किया जा रहा है, जबकि इतनी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भारत में विभिन्न भागों में बड़ी बड़ी राजनीतिक जनसभाएं हो रही हैं, जनता के आंदोलन हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। वृंदावन में अभी एक मिनी कुंभ लगा हुआ है, प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ही हरिद्वार में कुंभ हो रहा है। हम समझते हैं कि ऐसे जो श्रद्धालुओं की आवाज़ है, वो जो पीड़ा है, जो दुख है, वो हम सभी लोग को सुनना, समझना और उसे मान करके उसके अनुरूप हमें सुविधा प्रदान करना। ये सरकार ने कुंभ मेले के लिए अतिरिक्त बसें और ट्रेन न चलाने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत मेले का आयोजन होगा, लेकिन संत समाज का कहना है कि सरकार की इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है, इसलिए इस तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। जब ट्रेन नहीं चलेगी तो मेला कैसे होगा? यात्रु कहाँ से आएंगे? अभी प्रयागराज में स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, स्पेशल बसें चलाई हैं। वहाँ भी तो कोरोना तो पूरे इंडिया में है, वहाँ भी तो कुंभ हो रहा है। वहाँ तो ये यहाँ तो कुंभ है, वहाँ तो जो माघ मेला है वो कुंभ से भी बड़ा पर्याप्त मेला होता है। अभी मौनी अमावस्या में वहाँ लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। ट्रेनें तो आनी चाहिए, तभी लोग श्रद्धालु कैसे आ पाएंगे? सभी लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं हैं, सभी के अपने साधन नहीं हैं। तो जो ट्रेनें का प्रावधान है वो ट्रेनें सब जगह से ट्रेनें जो है चलनी चाहिए। और कुंभ मेला जैसे पहले चलता रहा, भले वो संक्षिप्त रूप में हो, किंतु उसको हम समय सीमा में बांध नहीं सकते। यदि पहले कुंभ मेले की तैयारियों पर सवाल उठे और अब कुंभ की अवधि को लेकर सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में सरकार और कुंभ प्रशासन की मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। आशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, हरिद्वार। और इसी पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी सुरेंद्र डसीला इस वक्त जुड़ रहे हैं देहरादून से। सुरेंद्र, हम तो लगातार रिपोर्ट और तस्वीरें को दिखा करके कहते थे कि इसमें बड़ी लापरवाही हो रही है, बहुत ज़्यादा लापरवाही हो रही है और ये समय पर काम नहीं हो रहा है। फिर भी सरकार के राज्य मंत्री आकर कहते थे नहीं सब कुछ समय पर हो रहा है। अब तो 1 महीने का कर दिया गया कुंभ। इससे तो साफ हो गया ना कि आपने लापरवाही भी की और आपने लोगों से झूठ भी बोला और आपने अब अवधि भी कम कर दी कुंभ की। बिल्कुल, देखिए अंजीत, 13 जनवरी को हमने पूरी रिपोर्ट दिखाई थी, एक विस्तृत रिपोर्ट की काम कितना हो रहा है। 14 जनवरी मकर संक्रांति का स्नान था, उस पर भी हमने दिखाया था कितनी खामियां थी। कायदे अनुसार मकर संक्रांति का जो स्नान होता है वो पहला पर्व स्नान कुंभ का हो जाता है। एक अनऑफिशियल तरीके से कुंभ की शुरुआत हो जाती है। नोटिफिकेशन दिसंबर में या जनवरी के पहले हफ्ते में हो जाता है। इस बार कोविड प्रोटोकॉल, कोविड गाइडलाइन का सहारा लेकर प्रशासन शुरुआत से ही ये चाहता था कि कुंभ की अवधि बहुत कम हो और अब जो इनपुट आ रहे हैं उसमें 1 से 30 अप्रैल तक स्नान की अवधि होगी। इसके पीछे 2 चीज़ें हैं। एक तो ये साफ पता चलता है कि जो दावे किए जा रहे थे वो हवाई थे। कुंभ को लेकर ना सरकार पूरी तरीके से तैयार थी, ना प्रशासन किसी तरीके से तैयार था। जिस कुंभ में हम 4 से 6 महीने साधु संतों की रौनक देखते हैं, देश विदेश से साधु संत आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। कुंभ सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि एक रस्म अदायगी ऐसे निभा लिया जाए। 12 वर्ष में कुंभ आता है, पूर्ण कुंभ, ये महाकुंभ है, ये कोई अर्ध कुंभ नहीं है। इस महाकुंभ में संत समागम होता है। सनातन को मानने वाला हर व्यक्ति उस वक्त गंगा में स्नान करता है, ध्यान करता है, अपने इष्ट जनों को याद करता है। और इस वक्त जिस तरीके का माहौल है उसे देखकर ये साफ पता चलता है कि जो खामियां हैं वो उजागर ना हो, इसलिए सरकार नहीं चाहती कि ये कुंभ लंबा हो। अब उसके पीछे कोविड प्रोटोकॉल का हवाला दिया जा रहा है। क्या कोविड प्रोटोकॉल अपनाते हुए कुंभ नहीं हो सकता था? आप अपनाइए कोविड प्रोटोकॉल, आप कोविड की गाइडलाइन का पालन करिए। ठीक है, संख्या कम होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि इस तरीके से उसको अवॉइड कर दिया जाएगा।
जिस तरीके से ये कुंभ की स्थिति को देखकर लग रहा है, 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन होने का मतलब ये है कि 1 से 30 अप्रैल तक ये कुंभ की अवधि होगी। सारे जितनी भी भीड़ होती थी वो 4 से 6 महीने रहती थी। 1 जनवरी से हम भीड़ देखते थे और वो अंतिम शाही स्नान के ख़त्म होने के बाद तक ये भीड़ नज़र आती थी। लेकिन इस बार स्थिति अब बदल गई है। सवाल उठेंगे, उठने चाहिए। तैयारियां ना तब थी, तैयारियां ना अब हैं, और इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अंजीत, मुझे एक बात बताइए सुरेंद्र, बार बार आप अपनी रिपोर्ट के जरिए कह रहे थे, बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ज़मीन पर कुछ भी नहीं हो रहा है। एक तरफ प्रयागराज में इतना शानदार तरीके से कुंभ कराएगा, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ये कहते रहे कि सब कुछ टाइम पर हो जाएगा, उसके बावजूद भी नहीं हुआ। क्या अधिकारियों के सामने एक कमजोर मुख्यमंत्री साबित हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर सवाल उठेंगे, बिल्कुल उठेंगे, और मुख्यमंत्री की कार्यक्षमता पर इसलिए सवाल उठेंगे क्योंकि हर डिसीजन लेने के लिए उत्तरदायी वही थे। वो लगातार बैठकें कर रहे थे, वो लगातार साधु संतों से मिल रहे थे, और उसके बाद अगर ये हाल है तो फिर कहीं ना कहीं आपका ढीला प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, आपकी कार्यकुशलता इसके लिए जिम्मेदार है, और आप क्योंकि सरकार के मुखिया हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। अगर मेला अधिकारी को लेकर नाराज़गी थी तो आपने दूसरे अधिकारी को लगाना था। अगर कुंभ के उस प्रशासन को जिसकी जिम्मेदारी है कुंभ का समय पर आयोजन करना, उसकी अगर कहीं कमी थी तो आपको बदलना चाहिए था। ये अधिकार आपका है, तो आपको ये देखना था, लेकिन आप पहले से तैयार थे। देखिए, कुछ समय पहले हमने हरीश रावत से पूछा था, उन्होंने कहा ये गॉड गिफ्टेड गाइडलाइन है, यानी आपको इंतज़ार था जिस गाइडलाइन का, और केंद्र की गाइडलाइन आते ही आप खुश हो गए और आपने उससे भी ज़्यादा सख्त गाइडलाइन अपनी जारी कर दी। तो इससे ये पता चलता है कि आपको ये इंतज़ार था ऐसी कोई गाइडलाइन आए, और उसके बाद आप कोविड प्रोटोकॉल, कोविड गाइडलाइन का हवाला देते हुए अपने कुंभ को पीछे खींच लें, जबकि ये तरीका सही नहीं है। राज्य कोविड से उबरना चाहता है। कुंभ सिर्फ आस्था और धर्म के लिए नहीं है, बल्कि कुंभ आर्थिकी का बड़ा स्रोत भी है। इसमें जितने पर्यटक आते हैं, जितने श्रद्धालु आते हैं, उनसे जो पैसा खर्च होता है उससे राज्य की आय भी बढ़ती है, और ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र में कुंभ कराना तो बहुत दूर की बात है, जो उसके आसपास के कुंभ क्षेत्र थे उनको आपने शामिल तक नहीं किया, आपका नोटिफिकेशन तक सामने नहीं आया, और वो नोटिफिकेशन आपका मार्च के अंतिम सप्ताह में आएगा। तो ये कहीं ना कहीं अंजीत सवाल उठाता है, और इसमें सवाल उठेंगे, बिल्कुल सीएम पर सवाल उठेंगे, उनकी कार्यकुशलता पे सवाल उठेंगे। अंजीत, एक बात और बताइए, जो 30 दिन का कर दिया है सरकार ने, इसकी अवधि कम कर दी है, इससे संत तो नाराज हैं ही, लेकिन उस 30 दिन में भी क्या सरकार उन वादों पर खरी उतर पाएगी जिसका वादा सरकार कर रही है अभी? देखिए अंजीत, अब 30 दिन होने का एक बड़ा नुकसान भी होगा। नुकसान ही होगा, हालांकि अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन ये इनपुट्स हैं कि 30 दिन का कुंभ होगा नोटिफिकेशन के तहत। अब जब 30 दिन का आप कुंभ करेंगे तो आप भीड़ कैसे कंट्रोल करेंगे? आप उस 30 दिन में ऐसा क्या करेंगे जिससे कोविड के मामले बिल्कुल जीरो हो जाएंगे? आप कितने चेक पोस्ट बना लेंगे? आप आज राज्य में कोऑर्डिनेशन बैठक हो रही है इस वक्त पुलिस हेडक्वार्टर में, जिसमें अलग अलग राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक हो रही है। आप एक समय सीमा तय कर देंगे, आप एक लिमिट, अपर लिमिट तय कर देंगे किस राज्य से कितने लोग आएंगे। लेकिन 1 महीने के कुंभ, जिसके लिए 12 साल लोगों ने इंतजार किया है, उनको आप कह रहे हैं कि 1 महीने में आप कुंभ में आके सारे प्रोटोकॉल के तहत अपने सारे दायित्व निभा के चले जाइए। ये सही नहीं है, ये नियमों के तहत भी सही नहीं है, और दूसरा ये सनातन को मानने वाले लोगों के साथ एक बड़ा छलावा है। जिन्होंने इंतजार किया है इस कुंभ में आने का, उनके साथ एक बड़ा छलावा है जो सरकार कर रही है। अंजीत, चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा सुरेंद्र, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। संतों में नाराजगी, वो कह रहे हैं कि अवधि घटा दी गई जबकि बढ़ाना चाहिए था, लेकिन संत नाराज हैं, और अब सरकार ये दावा कर रही है कि बहुत जल्द सब कुछ तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी।